In the name of Allah, who is most merciful and beneficent, Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Study Zone. आज का जो हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगा वो है चैप्टर नंबर 3 का जो है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी लास्ट वाली है। कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगी? वो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले तो वर्ड आयोनाइजेशन का आइडिया लेते हैं। टू बिकम एन आयन। आयोनाइजेशन एनर्जी में जो आयोनाइजेशन का मतलब है वो होता है टू बिकम एन आयन, यानी आयन बन जाना क्या होता है? आयोनाइजेशन। और एनर्जी जो होती है वो होती है पावर या फिर हीट पावर या फिर वर्क, ये होती है एनर्जी। तो एक आयन बनाने के लिए हमें जो हीट चाहिए, हमें जो पावर चाहिए या फिर हमें वर्क जो करना पड़ता है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एक आयन बनाने के लिए हमें जो पावर, जो एनर्जी या फिर जो हीट चाहिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो ये होगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom। यानी वो एनर्जी जो हमें एटम की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। चलें इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। फर्ज करें ये एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है जिसको मैंने एन से जाहिर किया है, और ये उसका एक शेल है। अच्छा, ये न्यूक्लियस है और उसके गिर्द एक शेल है। चलें इस शेल में ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है। आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर चला जाए, तो आप इसको एक एनर्जी देते हैं। ये एनर्जी आपने इसको दी। अब वो एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो तब उसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। जब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है तो तब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके चला जाएगा, एटम से बाहर चला जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, जितनी अमाउंट, जितनी मिकदार एनर्जी की, वो एनर्जी जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। यानी वो एनर्जी जो एटम अब्जॉर्ब करके आयन बना ले उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसके बारे में चंद और बातें करते हैं। सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमेशा मेटल्स के लिए ही होती है। मेटल्स, क्योंकि इसमें हमेशा क्या आते हैं? मेटल्स। हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी की जब बात की जाएगी तो हमारा ध्यान हमेशा मेटल्स की तरफ होगा। मेटल कौन से एलिमेंट होते हैं? 1A, 2A और 3A के एलिमेंट्स। These three groups are called as metals। इनकी जो है वो नाम मैं अगले बोर्ड पे लिख लूंगा, पर अभी के लिए ये है मेटल्स। हम आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा मेटल्स की ही होती है, याद रखिएगा। दूसरे की भी होती है, दूसरों की भी होती है, पर हम खास तौर पे मेटल्स को कंसीडर करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमेशा पॉजिटिव आयन बनता है। एक तो ये मेटल्स की होती है, दूसरा इसमें हमेशा पॉजिटिव आयन बनता है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी EA वो एनर्जी थी जब एक नॉन मेटल एटम के अंदर, यानी कि ये नॉन मेटल एटम है, इसका नाम था A, इसके आउटरमोस्ट शेल में थे 7 इलेक्ट्रॉन या फिर 6 इलेक्ट्रॉन, जितने भी थे उसको 8 करने के लिए आपने मुतलका इलेक्ट्रॉन ऐड किए। अब जब इसके इलेक्ट्रॉन 8 हो गए तब इसने कुछ एनर्जी रिलीज की। इस एनर्जी के रिलीज है वो एनर्जी का नाम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जब बात करेंगे तो तब नेगेटिव आयन बनता है।
जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी में आयन पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव आयन मोस्टली मेटल्स बनाते हैं, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमेशा पॉजिटिव आयन बनता है, पॉजिटिव आयन की हम बात करते हैं, यानी एटम इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा। और आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा याद रखिएगा कि कौन सा इनमें से आयोनाइजेशन ओवरऑल का मतलब ये है कि आयन बनना। अब आयन पॉजिटिव भी हो सकता है पर नेगेटिव, और नेगेटिव भी हो सकता है, पर जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो फिर हमने हमेशा याद जरूर रखना है कि बात पॉजिटिव आयन की हो रही है। ये थी आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन कि वो एनर्जी जो आपने एक इलेक्ट्रॉन को देनी है जिससे वो एटम के शेल से बाहर चला जाए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी एक अलग किए गए एटम से आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो एनर्जी चाहिए वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये था आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से एक डिफरेंस ये है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू मेक इट टू इट नेगेटिव आयन। तो जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात होती है तब एक इलेक्ट्रॉन आप फर्ज करें पहली बात तो ऐड करते हैं, then energy is released, not absorbed. Difference between ionization energy and electron affinity अगर आप देखें तो फिर देखते हैं, अगर यहां पर आप रखें आयोनाइजेशन एनर्जी और यहां पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो सबसे पहले इसमें हमेशा कौन सा आयन बनता है, नेगेटिव। इसमें कौन सा बनता है, पॉजिटिव। फिर एनर्जी का जो साइन होता है वो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव, यानी एनर्जी रिलीज होती है। इसमें भी इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, एनर्जी इज रिलीज। तो इसमें क्या है, एब्जॉर्ब्ड। जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, EXOTHERMIC, एक्सोथर्मिक। जबकि जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इसको एंडोथर्मिक, ENDOTHERMIC, एंडोथर्मिक प्रोसेस। आयोनाइजेशन जो है वो पॉजिटिव उसमें आयन बनता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है उसका उसमें एनर्जी रिलीज होती है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सो मीन एग्जिट, एग्जिट से बाहर जाना। अच्छा, ये तो था आयोनाइजेशन एनर्जी की बेसिक बातें। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक एटम है सोडियम। अब सोडियम के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 11, और न्यूट्रॉन होते हैं 12। पहले सेल में इसके होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में होते हैं 8 और आखिरी में होता है 1, यानी पहले में कितने होंगे, 2, दूसरे में 8 और आखिरी में 1। इस तरह 2, 8 और 1। अब आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जो सिर्फ 1 है इसको हम रिमूव कर सकते हैं। आपने अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको दे दी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये जी उसका न्यूक्लियस आ गया, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, ये पहला शेल और ये आखिरी शेल। इलेक्ट्रॉन इसमें 2, इसमें 8। अब ये जो आखिरी वाला एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, रिमूव, वो ये आ गया। इसने एक अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की, जो आपने यहां पर इसको एनर्जी दी थी, ये एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम है और इसकी वैल्यू होती है 496 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल सोडियम एटम को आयोनाइज करने के लिए 496 किलो जूल जो है वो आपको एनर्जी चाहिए। ये है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सोडियम की, ठीक है। कि सोडियम को आपने एनर्जी दी, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और सोडियम बन गया सोडियम आयन Na+। अब हम इसको इक्वेशन में कैसे जाहिर करते हैं, इक्वेशन में जाहिर करने के लिए देखें, सोडियम, इसको आपने एनर्जी दी, ठीक है, यहां पर आप लिख रहे हैं एनर्जी, ठीक है। सोडियम आयन बन गया और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और जो एनर्जी आपने दी डेल्टा एच वो होगी +496 प्लस मीन आपने ऐड की है, दी हुई है। आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो इस तरह हमने आयनाइजेशन दिखाई सोडियम की। इसी तरह अगर लिथियम का की आयनाइजेशन दिखाते हैं आप Li, तो इसकी वो भी एनर्जी देंगे आप, तो Li+ बन जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है 512
20 किलो जूल पर मोलर साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक है। एनर्जी इन आपने ली है, बाहर नहीं आए, आपने एनर्जी ली है और वो इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब की है और वो एटम से एक्साइट हो गया। ये है आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन और बेसिक बातें। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड क्या है? देखिए, ट्रेंड की अगर बात करते हैं तो ट्रेंड दो किस्म का होता है। ट्रेंड को समझने के लिए हम पहले तीन ग्रुप एक ग्रुप बनाएंगे और एक ही पीरियड बनाएंगे। ग्रुप हम बात करेंगे 1, ग्रुप नंबर 1 और पीरियड हम बनाएंगे पीरियड नंबर 1। तो ट्रेंड अगर लिख लेते हैं यहां पर ट्रेंड, तो पहले आप लिखेंगे ग्रुप में। ग्रुप में अगर आप ट्रेंड लिखना चाहेंगे तो देखें, ग्रुप चूंकि वर्टिकल होते हैं, द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स, जो कि ग्रुप की डेफिनेशन है। पहले ग्रुप का हाइड्रोजन आपने नहीं लेना, लिथियम से शुरू कर, लिथियम, लीन, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसमें भी आप सीजियम को सीजियम को भी ले आए, हमेशा की सीजियम को रहने दें। ये इनकी अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देखेंगे, उसके बाद यहां पर हम एक ग्रुप भी बना लेंगे। लिथियम के बाद है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। चलें, यह है ग्रुप नंबर 1 और यह है पीरियड का ट्रेंड। तो है ग्रुप और पीरियड। चलें, इसकी अब बात करते हैं। मैंने एक बात आपको पहले बताई है कि ग्रुप के अगर ट्रेंड की बात करेंगे तो हमेशा अप टू डाउन देखेंगे हम, अप टू डाउन। अगर आप ऊपर से नीचे जाएं तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप के अंदर डिक्रीज करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी असल में क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि ग्रुप के अंदर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। यानी अगर एटम ये है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये उसके पास एक शेल है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये लिथियम का फर्ज करें एटम है, फर्ज करें। अब जब आप सोडियम में मूव करेंगे तो पता है क्या होगा? एक शेल और आ जाएगा और बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी शेल बढ़ जाएगा एक। उसी तरह पोटेशियम में अंदर की तरफ 2 शेल आ जाएंगे, शेल बढ़ते जाएंगे। जब शेल्स ज्यादा हो गए हैं तो न्यूक्लियस का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन पर होल्ड है वो कम हो जाएगा। जब आखिरी इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का होल्ड कम हो गया, आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। असल में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने से बचा कौन रहा होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच के रखेगा हमेशा, पर जब आप एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला बढ़ता है, देन फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड भी कम हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट जिसको कहते हैं, कम हो जाना होल्ड का इनर शेल इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द ग्रुप डिक्रीज करती है। तो क्या करती है आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द ग्रुप? डिक्रीजेस। चले आए इसकी मिसाल देखते हैं। लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 520, सोडियम की होती है 496, पोटेशियम की होती है 419, रुबिडियम की होती है 403 और सीजियम की होती है 377। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे डिक्रीज कर रही है, कम हो रही है ना। यूनिट्स इनकी किलो जूल पर मोल है। ग्रुप के अंदर मैंने बताया था डिक्रीज करेगी आयोनाइजेशन एनर्जी, तो डिक्रीज करती है। ग्रुप के अंदर हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम देखते हैं, ये पढ़ी लिखी बात है, टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये टॉप टू बॉटम हमने देखा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या की? डिक्रीज। पीरियड में देखा जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब हम पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। कैसे, क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि हमने सबसे पहली प्रोडक्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज देखें, इधर करेगा डिक्रीज, यानी बेरिलियम का एटम होगा बड़ा, उससे छोटा होगा बोरान का, उससे छोटा एटम होगा कार्बन का, उससे छोटा होगा नाइट्रोजन का, उससे छोटा ऑक्सीजन का, उससे छोटा एटम फ्लोरीन का और उससे छोटा एटम नियॉन का। एटम का जो साइज है वो डिक्रीज कर रहा है, बेशक शेल बढ़ रहे हैं, एटम सिकुड़ रहा है। जब एटम सिकुड़ रहा है तो जो शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के करीब आ रहे हैं। न्यूक्लियस के करीब आ रहे हैं तो न्यूक्लियस उनको ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा,
इसलिए फिर हमें मजीद ज्यादा एनर्जी देके जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। इसकी आप एग्जांपल देखें, इसकी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की 899, इसकी होगी 800, यहां पर सिर्फ डिक्रीज करेगी। अब आगे देखें 1086, 1402, 1314, 1681, 1681, 2080, सबकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखें इंक्रीज कर रही है ऐसे। 899, 800, 1086, 1402, 1314, 1681, 2080, 2080। तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ही तो कर रही है। तो यही मैंने ट्रेंड बताया है कि अलोंग द जो है वो पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इधर क्या करती है, इंक्रीज। मूव हम कैसे करेंगे पीरियड में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं along the period, then ionization energy will increase। जबकि हम टॉप टू बॉटम अगर ग्रुप में मूव करें तो then ionization energy will decrease। हमने एग्जांपल्स के साथ देखा कि कैसे ionization energy इंक्रीज और डिक्रीज करती है। अगर आप मजीद एग्जांपल चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड पर मैं जो है वो पिन कर दूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल की। आयोनाइजेशन एनर्जी के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया जाएगा, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। और हमने चूंकि बॉन्ड्स को पहले से ही पढ़ लिया हुआ है, तो हम बस देखेंगे उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। उसके बाद चैप्टर 4 भी हमारा जो है वो खत्म हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना ख्याल